नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं सीटेट की एक ऐसी महामैराथन क्लास में जो शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। ये मैराथन क्लास पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की होने वाली है। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन हैं मधुमक्खी, मच्छर और तितली, बाघ, तेंदुआ और सांड, सांप, रेशम कीट और छिपकली, चील, गरुड़ और गिद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। ये तीनों मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन हैं सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, चौथा है सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों में कमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सबसे धीमी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन ए है इस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऑप्शन बी है इस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन सी है इस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन डी है इस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, इस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन पहला है एनसीएफ 2005 ने, ऑप्शन दूसरा है एनसीएफ 1988 ने, तीसरा है एनसीएफ 2000 ने, चौथा है एनसीएफ 1975 ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, एनसीएफ 1975 ने इसकी सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? ऑप्शन हैं क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन या अम्लीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, नंबर 6 है, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन हैं बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, तीसरा है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, चौथा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? पहला है बच्चे की रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल बच्चे की रुचियों का ध्यान रखेंगे। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। तीसरा है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, बिल्कुल नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा। चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन हैं ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मी और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, दूसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तीसरा है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, चौथा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है,
समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है निर्धारित मापनियाँ, दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा है दत्त कार्य, चौथा है मौखिक प्रश्न। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला निर्धारण मापनियाँ। अगला प्रश्न नंबर 10 है गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन है चोल राजवंश ने, दूसरा है चालुक्य राजवंश ने, तीसरा है काकतीय राजवंश ने, चौथा है पल्लव राजवंश ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था। अगला प्रश्न नंबर 11 है कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन है प्रयोग की, चर्चा की, प्रश्न पूछना की या अभिव्यक्ति की। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी, चर्चा की भी होगी, प्रश्न पूछना की भी होगी और अभिव्यक्ति की, इन तीनों की संभावना होगी। अगला प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग या भार। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला द्रव्यमान। इस तरह के प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अब फिलहाल नहीं पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पहला है मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, दूसरा है मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, तीसरा है मेरी शक्तियाँ क्या थीं, चौथा है मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। ऑप्शन है शिक्षकों का स्वआकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वआकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्वआकलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वआकलन होगा। अगला प्रश्न नंबर 14 है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? ऑप्शन हैं 60 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 60 न्यूटन या 10 न्यूटन। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला 60 किलोग्राम। पृथ्वी पर वजन चंद्रमा का 6 गुना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हम आपसे वीडियो को लाइक करने की तो कहेंगे नहीं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल इसका उद्देश्य सही है। दूसरा है अवलोकन का विकास करना, इसका भी उद्देश्य सही है। तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना, इसका भी उद्देश्य है। चौथा है डाटा संग्रह विकास करना, ये नहीं, ये गलत होगा, यानी चौथा वाला गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला प्रश्न नंबर 16 है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन है कक्षा में बहस का आयोजन करना, दूसरा है समूह चर्चा करना, तीसरा है पोस्टर बनाना, चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इससे बच्चे पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनेंगे। अगला प्रश्न नंबर 17 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। और पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये बिल्कुल उद्देश्य सही है। दूसरा है बच्चों की विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही उद्देश्य है। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही उद्देश्य है। चौथा है
आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से सही, ये भी चौथा भी इसका सही उद्देश्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों से आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण या मानववादी दृष्टिकोण। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। यह दृष्टिकोण अन्वेषण दृष्टिकोण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि पहला है यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तीसरा है गृह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। गृह का मतलब यहाँ घर होगा। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। घर वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण संसाधन है शिक्षण के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, चौथा है पाठचर्या से बाहर जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? ऑप्शन हैं उत्तराखंड और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये दोनों राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि या गतिविधियां हैं? ऑप्शन हैं चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग, ये तीनों ही गतिविधियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन क्यों होते हैं? ऑप्शन हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, दूसरा है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, तीसरा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, चौथा है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर ऑप्शन सबसे अधिक लंबा है तो उसके 99% सही होने के चांस हैं। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले अन्य विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन ए है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी है मलेरिया, एचआईवी, एड्स और डेंगू, ऑप्शन डी है एचआईवी, एड्स, हैजा और डेंगू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है?
ऑप्शन पहला है स्कूल बैग का कम वजन, दूसरा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, तीसरा है अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न नंबर 27 है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी और गुड़ में, आंवला पालक और गुड़ में, आंवला पालक और आलू में, आंवला आलू और मटर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला पालक और गुड़ में सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, दूसरा है अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, तीसरा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, चौथा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन है फाख्ता पक्षी, शकरखोरा, बया या कलचिड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फाख्ता पक्षी। अगला प्रश्न नंबर 30 है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है। ऑप्शन है मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। अगला प्रश्न नंबर 31 है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश में है और गोवा दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न नंबर 32 है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो इसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और इसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। ऑप्शन है यह सिंचाई खेती है, सहकारी खेती है, झूम खेती है या सीढ़ीनुमा खेती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक झूम खेती होती है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन है दिशात्मक कौशल है, चित्रण कौशल है, स्थितीय कौशल है या ग्राफिक कौशल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, चित्रण कौशल है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन। देखा दोस्तों, यहाँ भी सबसे बड़ा ही ऑप्शन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न नंबर 35 है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला आदि। विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहले में रखा
दवाओं के गुणों वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियाँ। दूसरे में बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। दूसरा है यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका अर्थ लगाया जा सकता है। तीसरा है बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। चौथा है अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण से बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न नंबर 38 है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर इनमें से कौन सा है? यानी इन चारों में से गलत कथन बताना है। ऑप्शन है प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। दूसरा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। तीसरा है बच्चे दूसरे बच्चों के साथ और बहस करने से अधिक सीखते हैं। चौथा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह कथन गलत है। प्रणों के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। अपनी क्षमता से अधिक कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न नंबर 39 है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फर है या क्लोरीन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड है ताजमहल के पीले होने का कारण। अगला प्रश्न नंबर 40 है नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला है घास पौधा नहीं है। दूसरा है कुछ सब्जियां फल होती हैं। तीसरा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। चौथा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 41 है 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन है 18 ग्राम, 45 ग्राम, 5 ग्राम, 12 ग्राम। साथियों हमने पहले भी बताया है कि द्रव्यमान को निकालने का सूत्र घनत्व गुणा आयतन होता है। जब भी द्रव्यमान पूछे तो दोनों संख्याओं का गुणा कर इसका आंसर जो होगा वही सही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 45 ग्राम। अगला प्रश्न नंबर 42 है एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। इसमें से ऑप्शन ए है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। दूसरा है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना। तीसरा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। चौथा है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना उसका यह अभिप्राय नहीं है, यानी इसका गलत कथन ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न नंबर 43 है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ऑप्शन हैं अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी या उत्तल। इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए अपारदर्शी कहलाती है। अगला प्रश्न नंबर 44 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। दूसरी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तीसरी है तकनीकी और औपचारिक दोनों होनी चाहिए। चौथा है बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। यह सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगला प्रश्न नंबर 45 है, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर या भार पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न नंबर 46 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? यानी गलत कथन बताना है। ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दूसरा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाने में सक्षम बनाना। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के साथ निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। चौथा है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कथन गलत है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न नंबर 47 है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके आसपास के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम, यहाँ अधिकतम नहीं अधिगम होगा, रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दूसरा है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के संबंध में सीखने में मदद मिली। तीसरा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। चौथा है इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, क्योंकि यह कथन गलत है। इनसे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे, यह कथन पूरी तरह गलत है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न, आगे के 2-3 प्रश्न इसी पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 6 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी को सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। इसके आगे का प्रश्न नंबर 48 है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ऑप्शन हैं बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। दूसरा है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। तीसरा है बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं। चौथा है बच्चों की सोच गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। अगला प्रश्न नंबर 49 है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन हैं उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। दूसरा है बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। तीसरा है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करके। चौथा है वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। अगला प्रश्न नंबर 50 है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन ए है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। दूसरा है
जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तीसरा है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। चौथा है, जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। यह ऑप्शन सबसे सही है। अगला प्रश्न नंबर 51 है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। ऑप्शन है, परिवार की परिभाषा गलत है। दूसरा है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। तीसरा है, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। चौथा है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 52 है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। पहला है मनाली। मनाली में घर पाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर। और राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। असम में पाए जाते हैं बांस के घर, यानी बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर जो 3.5 से 3 मीटर तक ऊंचे होते हैं। चौथा है लद्दाख। लद्दाख में पाए जाता है पांचवा पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। यानी पहले का है दूसरा, दूसरे का है चौथा, तीसरे का है पहला और पांचवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दूसरा, चौथा, पहला, पांचवा। अगला प्रश्न नंबर 53 है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है। ऑप्शन है, एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, उपरोक्त सभी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। एकीकृत, समावेशी और विषयगत, यह तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 54 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के, संविधान यानी अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 55 है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है, गृह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तीसरा है, यह इन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। चौथा है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यहाँ ग्रह नहीं यह होगा। यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला प्रश्न नंबर 56 है, घटपर्णी पौधा। ऑप्शन है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारुत्य की ध्वनियाँ निकालता है। दूसरा है, उसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। तीसरा है, भारत में नहीं पाया जाता है। चौथा है, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह भारत में पाया जाता है। यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 57 है, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर ऑप्शन बहुत अधिक ही लंबा हो तो वही सही होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला प्रश्न नंबर 58 है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन हैं, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफगानिस्तान से।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न नंबर 59 है, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तीसरा है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। चौथा है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। अगला प्रश्न नंबर 60 है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखों से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन है स्लॉथ है, लंगूर है, चिंपैंजी है या पैंडा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह स्लॉथ है, दुनिया का सबसे आलसी जीव। अगला प्रश्न नंबर 61 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से और कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक का पठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किस्से और कहानियाँ। अगला प्रश्न नंबर 62 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल ये उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ABC तीनों सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ACD तीनों सही हैं, B गलत है। अगला प्रश्न साथियों, ये प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे क्योंकि अब इस बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि पहला है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है, ये कथन गलत है। दूसरा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सही है। चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, ये भी कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, B और C सही हैं, A और D गलत हैं। अगला प्रश्न साथियों, एग्जाम के तो असली प्रश्न अब शुरू हुए हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चे की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, ये बिल्कुल इसका उद्देश्य है। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी उसका उद्देश्य है। तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी उसका उद्देश्य है। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ABC सही है, D गलत है। अगला प्रश्न नंबर 66 है, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षिका बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दूसरा है
बच्चों की क्रियाकलाप में संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न नंबर 67 है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? पहला है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ये सही नहीं है। चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ये भी कथन गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को आंकना चाहिए? ये थोड़ा प्रश्न गलत हो गया है। प्रश्न नंबर 69 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला है अवलोकन और अभिलेखन, ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरा है अभिव्यक्ति, ये भी हो सकता है। तीसरा है विश्लेषण, ये भी हो सकता है। चौथा है प्रयोग, ये नहीं हो सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए बी सी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न नंबर 70 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन है घड़ियाल, कछुआ, मछली और कौवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कौवा। ये तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। दूसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जब भी परिभाषाएं शब्द आ जाए तो वो हमेशा गलत होगा। अगला प्रश्न नंबर 72 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पहला है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है। बांस के खम्भों पर घर मनाली में नहीं, असम में बनाए जाते हैं। तीसरा है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर होते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए और सी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न नंबर 73 है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। ये कथन गलत है। वो एक दिन में केवल 100 केजी पत्तियां ही खाता है। तीसरा है, उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी कथन सही है। चौथा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न नंबर 74 है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है, केंचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा है, केंचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है। चौथा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से पानी मिलता है। ये पहला कथन सही है। तीसरा कथन सही है। चौथा कथन भी सही है।
केवल बी वाला कथन गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न 75 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में, अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 76 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन है बिहार का, तमिलनाडु का, केरल का या पश्चिम बंगाल का। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केरल का। अगला प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन है सूर्यमणि, कणम मल्लेश्वरी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कणम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक का समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। इन तीनों के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। अगला प्रश्न नंबर 79 है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 80 है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन है ग्रीस, कोयला, डीजल या मोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कोयला प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न नंबर 81 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ये तीनों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला प्रश्न हमने आपसे बार बार लाइक किया, सब्सक्राइब की बोलकर आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, इसीलिए आप अपने आप से ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए एक ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक के रूप में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है। ऑप्शन है वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, या वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है, वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 × 100 मीटर है, या वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। अगला प्रश्न नंबर 84 है, चिरोआ नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन है मणिपुर के लोग, मेघालय के लोग, झारखंड के लोग या मिजोरम के लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मिजोरम के लोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 85 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न नंबर 86 है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। ऑप्शन है बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में या अबू धाबी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अबू धाबी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 87 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। साथियों, इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इसीलिए इसका सही जवाब बता देते हैं हम। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा,
1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन, आवास। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काम और खेल। यह एक उपथीम है। अगला प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है? ऑप्शन है जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जानवर। यह एक उपथीम है परिवार और मित्र की। अगला प्रश्न नंबर 90 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। दूसरा है उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। अगला प्रश्न नंबर 91 है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 92 है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? ऑप्शन है झारखंड में, असम में, उड़ीसा में या मिजोरम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, झारखंड में। अगला प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन हैं बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न नंबर 94 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के, मोहनदास करमचंद गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के। अगला प्रश्न नंबर 95 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन हैं तमिलनाडु का, कर्नाटक का, केरल का या तेलंगाना का। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, तेलंगाना का भाग है। अगला प्रश्न 96 प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। ये वाला प्रश्न पहले आ चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आंवला, पालक, गुड़। अगला प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऑप्शन हैं बाज, चील और गिद्ध, फाख्ता, कौआ और मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौआ, चील और बुलबुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 98 है, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन हैं उड़ीसा के लोग, राजस्थान के लोग, लद्दाख के लोग या असम के लोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, असम के लोग। अगला प्रश्न नंबर 99 है, ईवीएस में मानचित्र कौशल। ऑप्शन हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला,
स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आखिरी प्रश्न है। ये प्रश्न हमने पहले भी इसी वीडियो में कराया है। देखते हैं कि आप वीडियो को कितने ध्यान से देख रहे थे। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और एक बात, अगर हम चाहते तो आपको बीच बीच में फालतू की बातें कर कर आपका टाइम वेस्ट कर सकते थे। हमारा आपका टाइम वेस्ट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपको ऐसे ही जानदार और शानदार प्रैक्टिस देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।